सभी राजनीतिक दल अपनी सरगर्मी को तेज़ करने में अपनी भूमिका निभा रही है और इसी बीच राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी हमारे बीच बरबीघा उपस्थित हैं। हम जानना चाहेंगे कि उनकी पार्टी का खास मोटो क्या है चुनाव को लेकर। देखिए, बिहार में रोज़गार से बड़ा तो कोई मुद्दा नहीं है और उद्देश्य यदि पूछना चाहते हैं कि चुनाव को लेकर क्या उद्देश्य, हर एक राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है उसकी सरकार बनाना, लेकिन हमारे राष्ट्रीय जनजन पार्टी का उद्देश्य बिहार में बदलाव लाना, A to Z बदलाव, व्यापक बदलाव। और वो बदलाव इसलिए हमने तय किया कि 243 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़वाएंगे, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लेकर नेपाल बॉर्डर तक बसता है और बिहार चिन्हित विधानसभाओं में यदि बदलाव लाएंगे तो बिहार नहीं बदलेगा। और हमारी कोशिश है कि युवा नेतृत्व को, अधिक से अधिक युवा नेतृत्व को मौका मिले और युवा सोच रखने वाले, विकासवाद की राजनीति करने वाले लोग चुनकर सदन में पहुँचे, विधानसभा में पहुँचे और जो स्थिति है आज बद से बदतर होती जा रही स्थिति है बिहार की, उसको बदला जा सके, उसमें बदलाव लाया जा सके। आप पर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव यादवों की राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार अपनी जाति की राजनीति करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूमियारों की राजनीति करते हैं, तो उनकी राजनीति और आपकी राजनीति में क्या फ़र्क है? ये इस लोकतंत्र की विडंबना है कि यहाँ इस लोकतंत्र की नींव रखी गई है जातिवाद के इर्द गिर्द में, तभी तो देश में प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत लाल किला से कहते हैं कि हम तेली जाति के हैं। यहाँ जाति पीछा नहीं छोड़ सकता है। जब केरला जैसे राज्य में जहाँ 95% लिटरेसी रेट है, जब वहाँ जातिवाद पीछा नहीं छोड़ रहा है तो बिहारी है। दूसरी बात, जब घर के लोग हमें नहीं स्वीकारेंगे तो गांव के और जवार के लोग नहीं स्वीकारेंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि हमने एक गैर राजनीतिक संगठन बनाया, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन। तो यदि हमारे ऊपर आरोप लग रहा है तो हमसे पहले आरोप नीतीश जी पर लगना चाहिए कि कुर्मी चेतना फ्रंट के बैनर तले उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। हमसे पहले ये लगना चाहिए देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, हमसे पहले लगना चाहिए सुशील मोदी के ऊपर कि वैसे महासभा की रैलियों में क्यों जाते हैं। बिहार के राज्यपाल पर लगना चाहिए, वो नोनिया कानू तेली के सभा में क्यों जाते हैं मुख्य अतिथि बन के। उपेंद्र कुशवाहा जी पर लगना चाहिए, पूरे बिहार में कुशवाहा महासभा के बैनर तले रैली क्यों करवाते हैं। रामविलास पासवान दलित सेना क्यों चलाते हैं। तो देखिए, हर जाति का, हर समाज का एक गैर राजनीतिक यानी सामाजिक संगठन है, उसको जातीय संगठन भी कह सकते हैं। जिस संगठन के बैनर तले लोग अपने अपने समाज के आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक उत्थान की बात करते हैं, उसी प्रकार से हमने भी एक संगठन बनाया है और उसके बैनर तले हम अपने समाज के उत्थान की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही हम राजनीतिक दल की बात करते हैं, जैसे ही हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, तो वहाँ जात नहीं जमात की बात होनी चाहिए, वहाँ जात नहीं बिहार की बात होनी चाहिए, वहाँ अगड़ा पिछड़ा नहीं, वहाँ विकास की बात होनी चाहिए, वहाँ मंडल कमंडल नहीं, वहाँ भ्रष्टाचार अपराध मुक्त बिहार की बात होनी चाहिए। और हमारी कोशिश है कि हमारे जो भी बंधुओं को, जो भाई, जो अभी आपने देखा इस लॉकडाउन की स्थिति में 40 लाख से अधिक हमारे बिहारी कामगार भाई, जिनको बिहार में रहने के बावजूद, बिहार पहुंचने के बाद भी उनको प्रवासी की संज्ञा दी गई। अरे प्रवासी तो तब थे जब गुजरात में थे, वो पंजाब में थे, वो दिल्ली में थे, वहाँ पर प्रवास करके वो अपना रोज़गार कर रहे थे। यदि वो बिहार वापस आ गए तो प्रवासी कैसे हुए? प्रवासी शब्द ही निकालना गलत था उनके लिए। और जो स्थिति देखी पूरी दुनिया ने, हम भी समझते थे और पूरी दुनिया यही समझती थी कि बिहार तो IAS IPS पैदा करने वाली फैक्ट्री है, लेकिन इस कोरोना काल ने बता दिया कि बिहार तो बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री है। हमारे मुख्यमंत्री जी बात बात पर मानव श्रृंखला लगाते हैं और प्रकृति ने ऐसा इनके साथ तमेचा मारा कि दिल्ली, पंजाब, सूरत, हरियाणा से लेकर बिहार तक मानव श्रृंखला लग गया सड़कों पर। हजारों हजार किलोमीटर लोग अपने बाल बच्चे, बूढ़े माँ बाप के साथ में पैदल चल के आए। तो ये स्थिति बदलनी है। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले 10 वर्षों में बिहार के स्टेशनों पर जो जनरल डब्बे में भेड़ बकरी और बोरी की तरह जो इंसान भर भर कर दूसरे राज्यों में रोज़गार की तलाश में जाते हैं, हम ऐसा नहीं देखना चाहते हैं और ये देखकर बहुत तकलीफ होता है। इसको बदलना है। पहली बार आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल के रूप में आप पहली बार अपनी पहचान, छवि व्यक्त करने जा रहे हैं इस चुनाव में। तो अगर आपकी कुछ सीटें भी अगर आती है तो आपका क्या निर्णय होगा चुनाव के बाद? देखिए, हम पहली बार सत्ता में आए हैं या पहली बार हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, राजनीति में आए, सत्ता में नहीं। सत्ता में आएंगे बिहार के लोग चाहेंगे तब। 2020 में
हमारी सरकार बने या न बने, लेकिन इतना हम आश्वस्त जरूर हैं, चूँकि 243 विधानसभा में घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, जो समर्थन प्यार मिल रहा है लोगों का, इतना आश्वस्त जरूर हैं कि बिना राष्ट्रीय जनजन पार्टी के समर्थन के इस बार किसी की सरकार नहीं बनने वाली। हरियाणा वाला कंडीशन इस बार बिहार में होने जा रहा है। लालू वाला जंगल राज लोग वापस नहीं लाना चाह रहे, और नीतीश जी के तानाशाही वाला खूंटा को भी अब उखाड़ने के लिए लोग तैयार हैं। तो वैसे में तीसरे विकल्प की तलाश में सब लोग हैं, और राष्ट्रीय जनजन पार्टी, ये बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में मेरे जानकारी के मुताबिक ये तीसरी ऐसी पार्टी है जिस दिन गठन हुआ उसी दिन पूरा प्रदेश जान गया कि एक राजनीतिक विकल्प आई है बिहार में। पहली पार्टी आम आदमी पार्टी, दूसरी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, और तीसरी पार्टी राष्ट्रीय जनजन पार्टी, कि जिस दिन गठन हुआ उसी दिन पूरा प्रदेश यह जान गया कि एक नई विकल्प बिहार में आई है। और ये तो प्रकृति के सामने किसी का चलता नहीं है, अन्यथा हम लोगों ने तो तैयारी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से किया था कि 50,000 लोगों के बीच में दिल्ली में इसकी घोषणा करेंगे, ताकि पूरे भारत में ये मैसेज जाए कि भारत में एक नया विकल्प आया है। मेरा सवाल था कि अगर आपकी पार्टी कुछ सीटें भी अगर जीतती है तो आपका रुख किस ओर होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक और लालू प्रसाद यादव को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी। तो अगर आपकी 5 सीटें आती है, 10 सीटें आती हैं, क्योंकि अगर आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके कैंडिडेट किस ओर मूव करेंगे? आपका कहना है कि पोस्ट पोल गठबंधन आप किसके साथ करेंगे जी? यही कहना है आपका। देखिए, हमारा साफ कहना होता है कि हम कुर्सी वाला गठबंधन नहीं करेंगे। ये नहीं कि हमें 5 मंत्रालय दे दीजिए, हमें डिप्टी सीएम बना दीजिए, हम आपकी सरकार बनवा दे रहे हैं, वो नहीं होगा। विचारधारा के साथ गठबंधन होना चाहिए। तो वो जो शादी होता है ना, वो गठबंधन बड़ा लंबा चलता है, और बेमेल शादी होता है, जैसे हुआ था बेमेल गठबंधन जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी का, कहीं कोई मतलब बनता है? 2 अलग अलग विचारधारा वाले लोग कुर्सी के चाहत में एक साथ आ गए, तो वो कितना दिन तक टिक सकते हैं? 6 महीने के बाद तलाक हो गया। ये गठबंधन हुआ था पिछली बार 2015 में नीतीश कुमार जी का और लालू यादव का। ये दोनों अलग अलग विचारधारा के लोग, ये दोनों का गठबंधन टूट गया। तो उस प्रकार का कुर्सी वाला गठबंधन नहीं चाहिए। हमारे पास जो विजन है, हमने जो रोड मैप तैयार कर रखा है बिहार में विकास को लेकर, जो खाका तैयार कर रखा है, क्या आप उससे सहमत हैं? और यदि सहमत हैं तब आपके साथ हम जाएंगे, आपकी सरकार बनवाएंगे। ये हमारा। और आपकी पार्टी जब शुरू में ही बनी थी तो कहीं ना कहीं एक टूट की स्थिति भी दिखने को मिली थी, फेसबुक के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए भी देखने को मिली थी। तो प्रारंभिक समय में ही इस प्रकार की परेशानी का सामना क्यों इस पार्टी को करना पड़ा? भारत में कोई ऐसी पार्टी का नाम बताइए जिसमें से लोग टूटते जुड़ते नहीं। पहला चुनाव है, प्रारंभिक बिंदु पर भी आप हैं जहां से आप शुरुआत कर रहे हैं, और इसी क्षण से अपने साथियों को खोना कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थिंकिंग है आपके लिए। जब अभी तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए उनको छोड़ छोड़ कर लोग बिना सत्ता वाले के पास जा रहे हैं। श्याम रजक जी क्या किए, आए दिन आप देख रहे हैं। चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं। तो ये राजनीति है, यहाँ पर सब अपना अपना फ़ायदा के हिसाब से लोग चलता है, और जहाँ पर जिसको फ़ायदा दिखता है वहाँ जाता है लोग अपने सोच बूझ के हिसाब से। इसको रोक नहीं सकते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, जिनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, जब उस पार्टी को छोड़कर लोग दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो हम लोग तो अभी शुरुआत की है। अभी जो समझेंगे, जिनको समझ में आएगा कि ये महज एक कुर्सी पाने के लिए, महज सत्ता पाने के लिए इस पार्टी का गठन नहीं हुआ है, इस पार्टी का गठन बदलाव लाने के लिए हुआ है, तो वो लोग कभी इस पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। इसकी विचारधारा को, इसके रणनीतियों को समझना पड़ेगा, और बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा, सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। तो 243 सीटों पर आपने जैसे बताया कि चुनाव लड़ रहे हैं, तो कब तक आपके उम्मीदवारों की सूची आएगी, और आप जिस जगह बैठे हैं श्री बाबू की धरती पर, यहाँ से उम्मीदवार आपका कौन होगा? देखिए, उम्मीदवारों की फहरिस्त बहुत लंबी है, और हर विधानसभा से 3-4 उम्मीदवार हमारे पास, हमारे 3-4 उम्मीदवारों का नाम आया है। अब उसमें से यह तय करना है कि कौन से उम्मीदवार हैं जो हमारी विचारधारा के साथ टिके रहने वाले हैं, कौन से उम्मीदवार हैं जो जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, कौन से उम्मीदवार हैं जो हम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं, कौन से उम्मीदवार हैं जो वास्तविक हमारे समाज की समस्या को, बिहार की समस्याओं को मजबूती के साथ विधानसभा में उठा सकते हैं। ऐसे लोगों का चयन हम लोग कर रहे हैं, और उसके लिए चयन समिति का भी गठन हम लोग अगले 2 से 3 दिनों में करने जा रहे हैं, और चयन समिति के माध्यम से जिनका भी नाम का प्रस्ताव आएगा उनको टिकट दिया जाएगा। सर, आपका संबल आने वाला था, अभी तक क्या हुआ? अगले 11 तारीख तक उम्मीद है, इसी 11 तारीख को संबल आ जाएगा। चीफ कमिश्नर के अलावा तो जिनके जिम्मे में सिंबल की जिम्मेवारी होती है, जिनके सिग्नेचर से अलॉट होता है,
वो कमिश्नर की बदली हुई थी। तो नए कमिश्नर साहब के आने के बाद 1 सप्ताह समय लग गया हैंडिंग टेकिंग में, पिछले शुक्रवार को ही मिलना था। तो अभी बात हुई है हमारी इलेक्शन कमीशन के एक पदाधिकारी से, अगले 11 तारीख को सिंबल मिलने को मिली। तो आप एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं साथ ही साथ, और कहीं ना कहीं हमारे आपके पार्टी के संयोजक जो हैं भल्ला जी भी यहाँ उपस्थित हैं। और आगामी चुनाव जो कि कोरोना काल के बाद यहाँ प्रारंभ होने वाला है, आप मतदाताओं को भी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चुनाव आपकी जीत और हार के साथ साथ मतदाताओं के पक्ष में भी जाना चाहिए, क्योंकि एक बीमारी से कहीं ना कहीं हम उभरे हैं कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं उभरे हैं। देखिए, हमने आज के 1.5 महीने पहले ही एक हाईकोर्ट में PIL दर्ज किया था कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत निचले पायदान पर है, यहाँ बेरोजगारी भुखमरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ जनसंख्या हिसाब से ज़्यादा है, और वैसे राज्य में आप इस तरह के चुनाव का प्रयोग करवा रहे हैं, डिजिटली प्रचार करवा के और फलाना ठिकाना कंडीशन लगा कर के बूथ पर ये मास्क होगा, सैनिटाइजर होगा, इतने फिट के सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, बहुत तरह का ये कर रहे हैं। तो ये बिहार जैसे राज्य में सक्सेस नहीं है। आप बेशक कोरोना के नाव पर चढ़कर अपनी मझधार नैया पार करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे इस प्रकार के चुनाव का प्रयोग होना चाहिए था केरला जैसे राज्य से, जहाँ 95% लिटरेसी रेट है, जहाँ आबादी कम है, भुखमरी गरीबी कम है। पंजाब जैसे राज्य से, हरियाणा जैसे राज्य से होना चाहिए था, जो कि विकसित राज्यों की श्रेणी में है। आप बिहार जैसे राज्य से करवा रहे हैं। बेशक आप अपना लाभ चाह रहे हैं। हमने एक हाईकोर्ट में PIL भी दर्ज किया था, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। तो हम निवेदन यही करेंगे कि भाई, जब ऐसे काल में ही चुनाव हो रहे हैं और सरकार भी बनानी ज़रूरी है, तो फिर वापस उन्हीं गिद्धों के चंगुल में बिहार की सत्ता नहीं चला जाए, जो पिछले 30 वर्षों से बिहार को नोच डाले हैं, खरोच डाले हैं, अपमानित किए हैं, जलील किए हैं, बिहार बिहारी शब्द को गाली बनाए हैं, बिहार को बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री बनाए हैं। वापस वैसे लोगों के हाथों में बिहार नहीं चला जाए, इसलिए बदलाव का ध्यान रखते हुए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप बूथों पर जरूर जाएं। और ख़ास करके युवा मतदाताओं से हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि आपका यदि उम्र 18 वर्ष से ऊपर हुआ है तो आप अपना नाम जरूर अपने मतदाता सूची में दर्ज कराएं, क्योंकि आप युवा हैं, बिहार युवा राज्य है, यहाँ 68% आबादी युवाओं की है। बदलाव आपने करना है तो बदलाव बिहार के युवा करेंगे। नेपाल, तमिलनाडु, पंजाब के युवा आकर बिहार में मतदान नहीं करेंगे बदलाव को लेकर। तो आप अपना नाम जरूर उस मतदाता सूची में दर्ज करवाइए और इस बार बदलाव के लिए वोट कीजिए। जात पात से हटकर, धर्म और रंग की राजनीति से हटकर, बिल्कुल विकासवाद के नाम पर, और वैसे उम्मीदवारों को चुने, वैसी पार्टी को चुने जिसके जहन में कुर्सी से ज़्यादा बिहार प्यारा हो, जिसको अपनों से ज़्यादा वो बेरोज़गार प्यारे हो, वैसे लोग को चुने। धन्यवाद। तो न्यूज़ 11 में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत